आज मैं भी ये बता सकता हूँ आपको, ऑर्गेनिक दृष्टि से और लेवल प्लेइंग फील्ड होता और चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष होता और कम से कम चुनाव आयोग मोदी शाह के प्रति लीनियंट ना होता, तो आज की तारीख में भाजपा चुनाव हार चुकी है। मोदी शाह कल्ट जो है उनकी सत्ता समाप्त हो गई है, लोगों ने समाप्त कर दी है और 57 सीटें हैं, उसमें भी उनको कोई आशा नहीं है ज्यादा। श्याम रंगीला का पर्चा जो था वो क्या मोदी जी को तकलीफ दे रहा था, लेकिन उन्होंने सारी मशीनरी का इस्तेमाल करके उनको वापस भेज दिया। ये बात दिखाती है कि मोदी कितने डरपोक है, एक बात। दूसरी बात, उस डरपोक होने पर पूरी जो चुनाव आयोग और उनके अधिकारी जो है, वो प्रशासनिक अधिकारी जो है, वो किस तरह से मदद कर रहे हैं। अपनी जो संविधान के प्रति उन्होंने शपथ ली है उसका भंग कर रहे हैं, जो एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, और वो मोदी और शाह को मदद कर रहे हैं। वो चाहे डर से हो या लालसा से वो कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। ये तो अब तय है कि मोदी के हाथ से ये बाजी पूरी तरीके से निकल चुकी है, रेत की तरह से हाथों से ये पूरी तरीके से निकल चुकी है, दरक चुकी है पूरी तरीके से वो राजनीतिक दीवार जिसको खड़ा किया गया था। ये तस्वीर पूरी तरीके से अब साफ है कि इस बार नरेंद्र मोदी को वो मेजॉरिटी तो नहीं मिलने जा रही है जिसकी शायद उन्होंने उम्मीद लगाई थी जब इलेक्शन शुरू हुआ था, क्योंकि अब 6 चरण बीत चुके हैं और सिर्फ एक ही चरण बाकी है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये चुनाव पूरी तरीके से बीत चुका है, 6 चरण गुजर गए हैं, एक चरण बचा है और उसमें है 57 सीटें, जिसमें है नरेंद्र मोदी की वाराणसी की भी सीट। अगर उस वाराणसी की सीट को बचाने के लिए भी नरेंद्र मोदी को मेहनत मशक्कत करनी पड़े, अगर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े चेहरों को वहां पर कैंप करना पड़े कि कम से कम वहां पर जो डिफरेंस है अपोजिशन यानी कि कांग्रेस के जो अजय राय हैं और प्रधानमंत्री के बीच का, वो कम से कम बड़ा हो ताकि उनकी इज्जत बची रहे, अगर ये तमाम कोशिशें की जा रही हो तो आप ये सोचिए कि फिर पूरे देश में क्या हाल हो रहा है। और यही वजह है कि अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ताकि एक माहौल क्रिएट किया जा सके, और जो उसके पीछे का जो खेल हो, आपको पता है कि 10 साल में क्या क्या खेल हुए हैं, इस सत्ता में बैठे लोगों ने क्या क्या खेल किए हैं, तो इनसे आप वो राजनीतिक शिष्टाचार की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं कि इनके खिलाफ अगर जनादेश आता है तो ये ऐसे ही कुर्सी छोड़कर चले जाएंगे। तो जो खेल पीछे रचा जा रहा है उस खेल को कैसे जस्टिफाई किया जा सके और कैसे ये दिखाया जा सके कि ये जनता का जनादेश है, वो तमाम खेल किए जा रहे हैं। इसीलिए प्रशांत किशोर को पिक्चर में लाया जाता है और ये कहा जाता है कि 300 सीटें से ज्यादा सीटें एनडीए लेकर आने वाला है और ये सरकार बना लेंगे। जब उससे भी बात नहीं बनी और उसके बाद वो खेल जो है पूरी तरीके से खुल गया, तो अलग अलग तरह के राजनीतिक पंडित जो हैं वो लॉन्च किए जा रहे हैं मार्केट में, लेकिन बात उनसे भी नहीं बन रही है। तो अब आखिरी खेल है एग्जिट पोल का, और आप ये देखिए कि एक तरह का नेगेटिव जो एडवर्टीजमेंट होता है वो करने की कोशिश की जा रही है कि एक तस्वीर दिखाई जाए और जानबूझकर उस तस्वीर को रिलीज किया जाए और उसमें दिखाया जाए कि एनडीए के 300 से ज्यादा नंबर और उसके साथ साथ जो इंडिया गठबंधन है वो कैसे 272 या इस पर ही सिमट रहा है। वो तमाम चीजें दिखाने की कोशिश की गई ताकि लोगों में एक क्यूरियोसिटी बने और लोग उस एग्जिट पोल को भी देखें। और ये लास्ट जो कहते हैं ना कि कॉफिन में लास्ट जो कील जो है ठोकी जाती है, वो एक लास्ट कोशिश है एग्जिट पोल के जरिए एक माहौल क्रिएट करने की, और उस माहौल के पीछे जो खेल किया जा रहा है उसको जस्टिफाई करने की। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह किस तरह की राजनीति के लिए मशहूर है, किस तरह की राजनीति के लिए वो जाने जाते हैं, कैसे वो पार्टियों को तोड़ते हैं, कैसे नेताओं की खरीद फरोख्त होती है, कैसे बनी हुई सरकारों को गिराया जाता है। अगर अमित शाह देश के गृह मंत्री खुद ये कहने लगे कि 5 चरणों में ही हमें 300 से ज्यादा सीटें मिल गई हैं, तो आप ये सोचिए कि कैसे इस लोकतंत्र को तार किया जा रहा है, कैसे देश जो संविधान से चलता है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और यही तमाम तरह की एक तस्वीर, एक पिक्चर जो है वो क्रिएट की जा रही है, क्योंकि जमीन पूरे तरीके से दरक चुकी है और ये पता है कि अगर सही तरीके से जो जनता ने तय किया है, जो जनादेश उन्होंने ईवीएम में कैद किया है, अगर वही नतीजे आए तो पूरा एनडीए भी मिलकर
बीजेपी तो आप छोड़ दीजिए, एनडीए मिलकर भी मेजॉरिटी लाने की कंडीशन में फिलहाल नहीं है। और सबसे ज्यादा बुरी खबरें इनके लिए महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से या इन तमाम राज्यों से आ रही हैं, और यहां तक कि राजस्थान से भी इनके लिए बहुत बुरी खबरें हैं। ये वो राज्य हैं जहां वो ऑलरेडी मैं कह सकती हूँ सैचुरेशन पर थे। इसमें से पश्चिम बंगाल को आप हटा दीजिए, और यहां से उन्हें उम्मीद लग रही थी कि जो जो सीटें कुछ पिछली बार रह गई थी, शायद यहां से उन्हें फायदा हो, और वो फायदा भी उनको होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। किस तरह से देखें इस पूरे चुनाव को, जो 6 चरण गुजर गए हैं, उसके बीच जो कॉर्पोरेट्स का जो खेल चल रहा है, इलेक्शन कमीशन के जरिए जो करवाने की कोशिश की जा रही है, या इलेक्शन कमिश्नर के जिस तरह के बयान हमारे सामने आए हैं, और इस सब में विपक्ष का रोल। 1 तारीख को, 1 जून को विपक्ष की मीटिंग होने जा रही है। कल भी विपक्ष मिला था इलेक्शन कमीशन से। जिस तरह से आपको पता ही है कि एक तारीख को नरेंद्र मोदी जो हैं वो कन्याकुमारी जा रहे हैं, और उस सब को टेलीकास्ट ना किया जाए और उसके जरिए एक तरह का चुनाव प्रचार करने की कोशिश ना की जाए, उस सब को लेकर इलेक्शन कमीशन गया था कल विपक्ष। और इस पर भी आज हम बात करेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तमाम इश्यूज हैं जिस पर आप तक ये खबर पहुंचाना और आप तक इसकी समझबूझ पैदा करना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए बहुत स्पेशल गेस्ट मैंने आपके लिए बुलाए हैं आज, ताकि आप तक मैं तमाम जो खबरें हैं, जो आपके दिमाग में भी शंकाएं, आशंकाएं हैं, इफ्स एंड बट्स हैं, उन सबको दूर किया जा सके। हमारे साथ जाने माने पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट और जाना माना चेहरा जो अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। कोई लाग लपेट करके वो अपनी बातों को बिल्कुल नहीं रखते हैं, बिल्कुल सच को ऐसा रखते हैं जैसे सच को पूरी तरीके से नंगा कर दिया गया हो। हमारे साथ मौजूद हैं राजू पारलकर जी। बहुत बहुत स्वागत है राजू जी आपका मेरे कार्यक्रम में। और शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, 6 चरण बीत चुके हैं, 7वां चरण है। 7वें चरण में प्रधानमंत्री जी की सीट है, और उसके लिए भी तमाम कोशिशें की जा रही हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो कैंप करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा प्रधानमंत्री ने भी किस तरह का प्रचार किया, और आखिरी कोशिश उनकी है कि कैसे वो कन्याकुमारी जाकर मौन व्रत, जो शायद मौन पे रहेंगे वो वहां पर जब रहेंगे तो कैसे उसको कैसे टेलीकास्ट किया जाएगा, और उसके जरिए जो आखिरी कोशिश की जाएगी, और उसके साथ साथ फिर इससे जुड़ा हुआ एग्जिट पोल जो 6 तारीख को जो 1 तारीख को 6 बजे लाया जाएगा। इस सब को आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है ये आखिरी कोशिश है, और क्या इसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई कामयाबी मिल सकती है, या पूरी तरीके से जमीन दरक चुकी है और लगभग नतीजे हमारे सामने हैं? देखिए बुशरा जी, मैंने आज तक अपने लेखन में या बातों में 6ठे चरण के बाद तक, अभी 7वां चरण है, और मैं पूरी ग्राउंड पे बहुत घुमा। ये मुमकिन नहीं कि एक कितना बड़ा देश है और इतनी उसमें डाइवर्सिटी है, हर किसी को मिलना, लेकिन बहुत ज्यादा घुमा। लेकिन मैंने ये अच्छा, यानी मैं ये सही समझा कि मैंने टाइम पे मैं बात करूं, उससे पहले नहीं करूं। आज मैं भी ये बता सकता हूं आपको, ऑर्गेनिक दृष्टि से और लेवल प्लेइंग फील्ड होता, और चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष होता, और कम से कम चुनाव आयोग मोदी शाह के प्रति लीनियंट ना होता, तो आज की तारीख में भाजपा चुनाव हार चुकी है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी 190 के नीचे है, और एनडीए भी 273 का आंकड़ा पार नहीं कर रही है। वहां तक पहुंचने के दूर दूर तक उनके आसार नहीं है। इसका मतलब आप जो कह रही है ऑर्गेनिक दृष्टि से, यानी अगर नैसर्गिक न्याय होता है तो भारतीय जनता पार्टी मोदी और शाह की, भारतीय जनता पार्टी का मतलब अभी मोदी शाह कल्ट को माना जाए। मैं भारतीय जनता पार्टी कहता हूं तो बेचारे अच्छे लोग भी उसमें आ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के और भी ना हो जाओ, बदनाम हो रहे हैं। तो मोदी शाह कल्ट जो है, उनकी सत्ता समाप्त हो गई है, लोगों ने समाप्त कर दी है, और 57 सीटें हैं, उसमें भी उनको कोई आशा नहीं है ज्यादा। आपने वाराणसी की बात की है, मैंने आपको एक बतानी है बात की, श्याम रंगीला का पर्चा जो था वो क्या मोदी जी को तकलीफ दे रहा था, और वो तकलीफ मोदी जी को दे भी रहा था। तो राजलिंगम साहब की ये ड्यूटी थी कि उनको पर्चा भरने के लिए अच्छी से अच्छी सहूलियत दी जाए, और अच्छे से अच्छे तरीके से उनको रास्ता बना के दिया जाए। लेकिन उन्होंने पूरे सारे
सारी मशीनरी का इस्तेमाल करके उनको वापस भेज दिया। ये बात दिखाती है कि मोदी कितने डरपोक हैं, एक बात। दूसरी बात, उस डरपोक होने पर पूरी जो चुनाव आयोग और उनके अधिकारी जो है, वो प्रशासनिक अधिकारी जो है, वो किस तरह से मदद कर रहे हैं, अपनी जो संविधान के प्रति उन्होंने शपथ ली है उसका भंग कर रहे हैं, जो एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी है, और वो मोदी और शाह को मदद कर रहे हैं। वो चाहे डर डर से हो या लालसा से हो, कुछ भी, अब हमें क्या लेना देना, वो कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, तो इनकी ट्रायल तो होनी चाहिए। खैर, ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि 57 सीटों में ज्यादा सीटें बीजेपी को नहीं मिलने जा रही है। लोगों में इतना मोदी के प्रति गुस्सा है, मोदी और शाह की, यानी मोदी यानी पर्सन नहीं कह रहा हूं, मैं भी मोदी के खिलाफ नहीं हूं, मैं उनकी सोच, उनकी एक्शन और उनका प्रतिशोध की भावना जो है, इसको जेल में डालो, उसको अंदर करो, उसको सबक सिखाया जाएगा, इसके पैसे निकाले जाएंगे, इसके घर पे बुलडोजर घुमाया जाएगा, ये जो सृजन के बिना इस देश को बर्बाद करने की जो उनकी जो ब्लूप्रिंट है, उसके खिलाफ हूं मैं। तो उसके खिलाफ भारत की सारी जनता है, करीब करीब 80% जनता भारत की उनके खिलाफ है। और इस परिस्थितियों में अगर वो मैन्युफैक्चर्ड नंबर विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर चुन के आते हैं, तो ये संविधान का, बाबा साहब आम्बेडकर का, भारत की जनता का और भारत के लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा अपमान मोदी शाह द्वारा किया गया, ऐसा इतिहास में दर्ज होगा। उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये आसान हो, ये प्रक्रिया मैन्युफैक्चर्ड वोट्स जो दिखाने की, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से काम किया। मैंने कई बार बोला है, अभी भी बोला है, वो भी आ जाएगा। हमारे यहाँ ईसीआई के लिए मैनुअल जो है एनकोर, उनके अधिकारियों के लिए, वो एनकोर में ऐसी रचना है कि जिस दिन 7 बजे इलेक्शन खत्म होता है, आप जो वोटिंग के नंबर्स डालते हो वो फ्रीज हो जाते हैं, उसमें कोई बदलाव की संभावना नहीं है। और कुछ चीजें मैन्युअल, यानी पोस्टल बैलेट हो, ये ऐसी कुछ चीजों से कुछ मैन्युअल चेंजेस हो या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना है, तो बहुत बड़ी प्रक्रिया है और उससे वो दिखाई देता है और ट्रांसपेरेंट होता है, वो ऐड किए। और वो भी कितने 0.50 या 0.54 इतने तक बढ़ सकते हैं या कम हो सकते हैं। अब ये जो प्रक्रिया है उसमें 6% बढ़ रहे हैं, और वो भी 4-5-8 दिन के बाद। ये तो इस सिस्टम में ही मुमकिन नहीं। वो कहां से आ रहे हैं? 1.5 करोड़ वोट्स, पता नहीं। और ये सारा जो मामला है उसके ऊपर एनकोर के होने के बाद, और वो पब्लिक डोमेन में आप देख सकती है कैसे फ्रीज होता है नंबर डालने के बाद शाम को 7 बजे। उन्होंने झूठा हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट की वो पर्टिकुलर बेंच है जिन्होंने अपनी ईवीएम के बारे में भी, वो ईवीएम मशीन और वीवीपैट के मेल मिलन के बारे में भी वही दिया था, और स्ट्रिक्चर पास किए थे एडीआर पे, जो जनता के लिए काम कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी। तो उन्होंने ये डिसीजन दे दिया कि हाँ ये सही है, इनको वो कर दो। लेकिन उन्होंने झूठा ही हलफनामा दिया था, हलफनामा ही झूठा था, क्योंकि उनको बहुत टाइम लगेगा, वो नहीं होगा। और झूठा इसलिए था क्योंकि एनकोर इनकी बातों को सपोर्ट नहीं करता। और दूसरा उसका सबूत यह है, एक दिन बाद 24 घंटे बाद उन्होंने एब्सोल्यूट नंबर्स डाल दिए, तो मुश्किल नहीं था। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने, जिस बेंच ने इनकी बातों को, दलीलों को एक्सेप्ट किया, उनके सामने जो इन्होंने प्रतिज्ञा पत्र दिया था, हलफनामा दिया था, वो झूठ था। ये अपने आप में एक क्राइम है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कमिट किया है। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मोदी और शाह दोनों ने रिलीजियस पॉइंट पे इतना नफरत भरा, इतना जहर भरे भाषण किए हैं कि किसी भी एक शालीन, सभ्य और सिविल समाज में या लोकतंत्र के देश में, कोई भी देश हो, कोर्ट सुओ मोटो इसका कॉग्निजेंस लेके इनकी पार्टी को इलेक्शन से बार कर सकती है। इन्होंने 57 बार ये किया है, तो 57 बार होना चाहिए, यानी वो जिंदगी में इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये सब कुछ हुआ नहीं, उल्टा अभी भी उनके जो पंडित है, जैसे प्रशांत किशोर है और भी है लोग, वो लोग उनको 300 दे रहे हैं, 325 दे रहे हैं। अब ये आंकड़े आए कहां से, मुझे बताइए। क्या एब्सोल्यूट नंबर जब आपके पास थे ही नहीं, तब आप 300 कहां से ला रहे थे? 325 कहां से ला रहे थे? आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज 17 सी तो अभी भी अपडेटेड नहीं है।
वो तो पार्टियों के पास है। आपने कहां से नंबर लाए कि मोदी जी को 300 मिल रहे हैं? कहां से? उसका आप मुझे हाइपोथेसिस बताइए, उसका लॉजिक बताइए, उसका स्टैटिस्टिक्स बताइए, बताइए मुझे, मैं चैलेंज करता हूं। हम लोग, आप देश डीबी लाइव को मैं ये करता हूं कि आप चैलेंज कर दें लोगों को कि इस डेट को जो आपने नंबर दिखाए हैं बीजेपी को जीतते हुए, वो नंबर आए कहां से? तो नहीं आए। ये नंबर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के एक क्लर्क की तरफ से आपको बॉल पॉइंट फिगर दिया जाता है, और वो बॉल पॉइंट फिगर ये लोग बोलना शुरू करते हैं, ताकि लोगों का, जनता का एक मन तैयार हो कि हाँ इतने आने वाले, लोग झूठ बोल रहे हैं। तो अंततः जब इलेक्शन कमीशन मैन्युफैक्चर्ड, 2019 में भी यही हुआ, जो राहुल गांधी जी और बाकी सारे नेता विपक्ष के समझ नहीं पाए, क्योंकि हम भी उतना वो नहीं थे, हमने भी वोकल नहीं थे उसी वक्त। हम लोग को 17C ये सारी बातें बोलनी चाहिए थी। वहां भी वायोलेशन हुआ 2019 में। नवो टीवी चल रहा था, सैटेलाइट टीवी चल रहा था, एक इतना लीनियंट वायोलेशन नहीं था वो। तभी मोदी जी को चुनाव से बाहर कर देना चाहिए, उनको लड़ने से मनाही कर देनी चाहिए थी, लेकिन हुआ नहीं। तो अब तो और भी बुरी हालत हो गई है। और ये सारी चीजें जो है, ये पंडित जो बोल रहे हैं 300 मिलेंगे, 100, कौन से, कहां से आंकड़े आते हैं? ये लोग आते कहां से? और ये आंकड़े भी कहां से आते हैं? आप बताइए मुझे। मैं ओपन माइंडेड हूं, मुझे एक्सेप्ट। देखिए, हार भी स्वीकार करना ये हमारे खून में है। तो हार हो तो करे ना एक्सेप्ट। हर 100% इस इलेक्शन में मोदी, शाह और बीजेपी चुनाव हार रहे हैं, लेकिन उनको जिताया जाएगा। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो मैं नहीं जानता, क्योंकि उसका विपक्ष जो है, उनका रवैया अभी तक सिर्फ खत लिखने का रहा है, इसलिए मुझे चिंता है। जी, विपक्ष का रोल क्या होगा, और इसकी अगर जनादेश के खिलाफ कुछ करने की कोशिश की जाती है तो क्या कुछ हो सकता है, इस सब पर हम बात करेंगे राजू जी। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्योंकि अभी जो हो रहा है उसके बारे में सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी। आपने राजनीतिक पंडितों की या पोलस्टर्स की, सेफोलॉजिस्ट की, इन सब की आपने बात की, जो अपने अपने तरीके से बातें कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, उनको ये कहना कि मोदी जी सत्ता में वापस आ रहे हैं, या बीजेपी की गवर्नमेंट बनने जा रही है, या एक बार फिर से उनको मेजोरिटी मिली, ये उनके लिए बहुत आसान है ये सब कुछ करना। और किस तरह से किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या मकसद है, ये अब बिल्कुल जनता समझ चुकी है। जनता ने सब कुछ देख लिया है। जनता को ये लोग शायद मूर्ख समझने की ये जो भूल करते हैं, वो जनता ने उनको इस बार इस इलेक्शन में बहुत अच्छे तरीके से आईना दिखाया है। मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लग रहा है ये जो एग्जिट पोल भी दिखाए जाएंगे 1 तारीख को 6 बजते ही, जो तमाम चैनल्स अपने भोंपू शुरू कर देंगे और वहां पर जो एग्जिट पोल्स दिखाए जाएंगे, क्या आपको लगता है ये नंबर भी पहले से ही भेज दिए गए हैं? उनको बता दिया गया है कि यही वो नंबर्स हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द 5 आप कम कर लीजिएगा, 10 आप कम कर लीजिएगा, 20 आप बढ़ा दीजिएगा, लेकिन रखना आपको इसी के इर्द गिर्द है, ताकि जो बैकडोर्स जो खेल किया जा रहा है उसके लिए एक माहौल तैयार किया जा सके, उसके जस्टिफिकेशंस तैयार किए जा सके। देखिए, अमित ने तो बोल दिया है कि हमारे 310 आ रहे हैं और कांग्रेस के 40 आ रहे हैं। अब ये भोपू चैनल, अमित शाह की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैं और कौन से अमित, एक ही अमित है इस देश में, और 3 अमित है, वो इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर है, वो फिलहाल कुछ दिनों के लिए अमित बने हुए हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने तो कह दिया अमित ने कि उनका ये कहना है कि 310 मिलेंगे बीजेपी को और 40 कांग्रेस को मिलेंगे। आप मुझे बताइए, उनका खौफ, हाँ, उनका खौफ तो स्टालिन के लवैती बेरिया थे वैसा है देश में। तो किस ये गोदी चैनल में किसकी हिम्मत है कि उनके नंबर को काटे? तो एग्जिट पोल कुछ भी करके यहाँ वहां वहां वहां, अब मुझे बताइए किस राज्य में कहाँ मिल रहे हैं बीजेपी को? आपको तो मालूम है, मुझे मालूम है, हम ग्राउंड पे गए। लेकिन कुछ भी करके ये लोग 310, 305, 303 यहां तक ला सकते हैं, लेकिन अमित को काट नहीं सकते। फिर इनके लिए दिक्कत हो जाएगी। देखिए, हमारे वो उम्र, हम उम्र है, थोड़े बहुत बड़े होंगे, तो लेकिन उनकी जो प्रगति हुई है उससे हम बहुत खुश है, क्योंकि एक उदाहरण है स्वतंत्र आजाद भारत में कि इंसान कुछ भी ना मालूम होते हुए भी एक देश का गृह मंत्री हो सकता है। और वो जो बोले, ना खाता ना वही, देश की कॉन्स्टिट्यूशन कहीं और, यानी देश की कॉन्स्टिट्यूशन कहीं, लेकिन वो जो कहे वही बात सही। ऐसी हालत देश की उन्होंने करके दिखाई, ये इनको इतिहास में बड़ा पन्ना मिलेगा। बिल्कुल। तो और हमने देखा कि
उनके जो जी। नंबर्स है, आप बताइए मुझे कि एग्जिट पोल में क्या किसी गोदी मीडिया की हिम्मत है कि अमित भाई के नंबर्स काट के दिखाएं? आप बताइए, इतना हम्म। हमारी 10 साल का प्रेसिडेंस है, वो काटेंगे नहीं, बढ़ाएंगे, कम नहीं कर सकते। अब ये बॉल पॉइंट फिगर वो डाल देंगे, वही इलेक्शन कमीशन हम्म। की हालत। इलेक्शन हम्म। कमीशन में बॉल पॉइंट फिगर है भाई, हमको 370 एनडीए को आने चाहिए, 310, 305, 303, जब तक पिछले था टाइम था वही आना चाहिए। गुप्ता जी वही कह रहे थे कि ज्यादा कुछ फर्क नहीं होगा, जबकि लोगों का गुस्सा दिख रहा था उनको। तो इसके लिए क्या करना है, उनको दे दिया नंबर, अब आप बैठा दो इसमें। देखिए इसमें बैठा दो। आप मालूम है आपको कि कोई नया घर इंटीरियर करने जाता है तो बोलता है कि यार मेरा बजट है ना 10 लाख का है, हम्म। वो सब उसमें आप बिठा लो उसमें। तो मेरे ये नंबर्स हैं, उसमें आप सब बिठा लो आपका स्टैटिस्टिक। तो इसका पहले से प्रावधान करके रखा है, जो बढ़े हुए परसेंटेज है और नंबर्स है। ये मैं हाइपोथेसिस बोल रहा हूं, लेकिन यही कंक्लूजन है, क्योंकि बढ़े जी। हुए नंबर बढ़े आप। हुए हैं ना, उसका कोई काट नहीं है, अभी काटा नहीं है किसी ने। हम्म। और हम्म। उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी चुनाव आयोग ने दिया नहीं है। तो हम एज अ जनता यही मानेंगे कि वो नंबर्स बाद में बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए यूज की जाएंगे। 4 तारीख की तस्वीर को फिर आप कैसे देखते हैं? क्या अगर जनादेश के खिलाफ जो जनता ने तय किया है, अगर उसके खिलाफ कुछ होता है, तो फिर उसके बाद की तस्वीर आप क्या देखते हैं? देखिए, 2014, 2019 और 2024 में बहुत फर्क है राजू जी, आपको भी पता है, ये हम सबको पता है। 2014 की बात करते हैं तो यूपीए की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। उसके बाद जनता में गुस्सा था, झूठे के ही सही, लेकिन एक तरह का एक आंदोलन खड़ा किया गया। उसके बाद भ्रष्टाचार को एक मुद्दा बनाया और शायद लोग चेंज देखना चाहते थे, तो उनको 2024 मिला, 2014 मिला। 2019 की अगर हम बात करते हैं तो 2019 में हमने देखा पुलवामा, राष्ट्रीय राष्ट्र का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे हावी थे और बहुत सारी चीजें भी हो सकती है जिसके बिना पर उनको मिला, और विपक्ष भी उस तरह से मजबूत और एकजुट नहीं था। लेकिन 2024 में राहुल गांधी ने 2 यात्राएं की, वो लोगों तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे। लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना, ये मुद्दे बने। महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, ये तमाम मुद्दे बने। जुमलों से लोग त्रस्त हुए मोदी जी के, उनके झूठ जो है खुलकर पूरी तरीके से सामने आ गए। और इंडिया गठबंधन जैसा एक गठबंधन बना जहां पर इतने दल अपने अस्तित्व की एक तरह से वो लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको पता है दिस इलेक्शन इज डू एंड डाई फॉर देम। अगर अब नहीं तो फिर कभी भी नहीं, फिर तो इलेक्शन कैसे होंगे, क्या होंगे, इस तरह के एग्जाम्पल्स आप भी दे चुके हैं और विपक्ष की तमाम पार्टियां भी लगातार कह रही हैं। ऐसी कंडीशन में जहां लग भी रहा है कि विपक्ष सतर्कता बरत रहा है, उसकी उसके हम वो देख सकते हैं कि किस हद तक वो बरत रहा है, किस हद तक वो जाने के लिए तैयार है, वो अलग बात है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अगर जनादेश के खिलाफ अगर कुछ करने की कोशिश की जाएगी तो फिर आप 4 तारीख की तस्वीर को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं पहले एक छोटी बात बताऊं आपको, अगर आप परमिट करो जी। तो। जी। जी। जनादेश के खिलाफ तो जा ही रहे हैं, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन जो कर रहा है इलेक्शन कमीशन सह रहा है। जो मोदी और शाह दोनों अपनी भाषण में नफरत और जहर जिस तरह से बोल रहे हैं, किसी भी देश में उनको चुनाव लड़ने की परमिशन ही नहीं दी जाती कोर्ट की तरफ से सुओ मोटो लेकर। लेकिन ये हुआ नहीं, 57 बार वायोलेशन किया। और सिर्फ वो धार्मिक मुद्दे पे नहीं है, वायोलेशन कहीं और तरह का है। मैं आपको बताता हूँ, फाइनेंशियल लेवल पे बहुत बड़ा करप्शन हुआ है सर। रिन्यूएबल एनर्जी की जो नोटिफिकेशन निकलते 25 तारीख को, अभी के 25 तारीख को, उसमें जो एग्जाम्शन दिया जाता है उसी आधार पर अडानी एक बिजनेस करता है जापान के साथ, और उसका ट्वीट कल आया हुआ है जो मैंने अपने ट्विटर पे डाला हुआ। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चालू है तब गवर्नमेंट रेगुलर बिजनेस जैसा काम कर रही है, ये असंवैधानिक है। एक, एमटीएनएल और बीएसएनएल की सारी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बेचने के लिए निकाली गई है, उनकी कीमत लाखों करोड़ों में है। वो रेगुलर गवर्नमेंट कर सकती है, इंटरिम गवर्नमेंट, केयरटेकर गवर्नमेंट नहीं कर सकती। उसकी नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में मैंने डाली हुई है, उसके ऊपर डिटेल लिखा है मैंने। तो ये सारी जो प्रॉपर्टी बिकेगी उसके लिए उन्होंने दिखाया गवर्नमेंट लेगी, लेकिन उसके नीचे लिखा है प्राइवेट पार्टीज आल्सो एबल टू
मोनेटाइज दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो लाखों करोड़, यानी फोर्ट में कितनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ही 52 है। तो उसके साथ में एक और चीज घटती है, जिस कंपनी, रियल एस्टेट कंपनी पे 1700 करोड़ का कर्जा है, वो राइट ऑफ किया जाता है और उस कंपनी को अडानी 76 करोड़ में खरीद लेता है। और ये रियल एस्टेट की इतनी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तो अडानी के लिए रास्ता खुला हो रहा है। और ये सारा अलग अलग कैबिनेट के मिनिस्ट्री से बिना प्रधानमंत्री के सम्मति के बिना तो हो ही नहीं रहे, सम्मति के लिए ये हो रहा है। एमटीएनएल और बीएसएनएल की जो टेक्नोलॉजी है वो सब है, वो बाद में लिक्विडेशन के लिए आएगी, तो जियो उसके लिए कॉम्पिटिटर है, वो उसको लिया जाएगा। ये सारी चीजें अभी करने की क्या जरूरत है? 4 तारीख के बाद भी नया गवर्नमेंट कर सकता है, या आपकी गवर्नमेंट है तो आप कर सकते हैं। तो आप समझिए, ये लोग दिखाना चाहते हैं दो चीजें। एक, लोग यह दिखाना चाहते हैं कि हम ही है गवर्नमेंट और चलते रहेंगे। ये जो गुंडई है वो दिखा रहे हैं, और उस गुंडई को इलेक्शन कमीशन बाय कर रहा है। ये इलेक्शन कमीशन का संविधान के खिलाफ सबसे बड़ा जंग है, सबसे बड़ी जंग है, और इसके लिए इनको ट्रायल होनी चाहिए। और लेकिन ट्रायल होगी नहीं, क्योंकि उनको भी मालूम है इसकी सजा ट्रायल है, लेकिन वो एकम्प्लिस है। तो ये चाहेंगे कि सत्ता में वही लोग आए जिनके साथ ये हैं, आने के बाद ये बाहर देश में उनको हाई कमिश्नर वगैरह बना देंगे। ये सारा खेल है। ये बहुत ज्यादा जबरदस्त डेंजरस खेल है। देश की प्रॉपर्टीज बेची जा रही है अडानी को, और इस तरह से ये काम किए जा रहे, रिन्यूएबल प्रॉपर्टी, सारे नियम बदले जा रहे हैं, और ये इलेक्शन के समय, जबकि आपको कोई काम करने का अधिकार नहीं। यू आर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। ये गवर्नमेंट इंटरिम गवर्नमेंट है, केयर टेकर गवर्नमेंट है, और उसको कोई आधार नहीं। और अगर कुछ भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इलेक्शन कमीशन की परमिशन और उसकी ट्रांसपेरेंसी लोगों के सामने और विपक्ष के सामने होनी चाहिए, वो भी इन्होंने की नहीं। तो ये लोगों को, विपक्ष को, और किसी भी सिविल सोसाइटी को और जनता जिसकी ऊर्जा आप देख रही है आज, उनको मानते ही नहीं है मोदी और शाह। और आपको लगता है 4 तारीख को कुछ विपरीत हो जाएगा जनता की इच्छा से, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? तो इस आधार पर अगर आप देखने जाए तो कॉन्सिक्वेंसेस मुझे दिख नहीं रहे। अगर इसके विपरीत, और दूसरी बात, जनता करोड़ों की तादाद में है विपक्ष के साथ, लेकिन वो एक भीड़ है, लेकिन एक कल्ट है जो मोदी और शाह के पास है, जो आरएसएस का भी कल्ट है। और कल्ट बहुत बड़ा डिस्ट्रक्टिव फोर्स होता है। दंगे कराना और लोगों पे उसका लोगों के नाम उसमें डालना, जो निरपराध है, ऑपोजिशन में है, और उनको पकड़वाना। दिल्ली के दंगों में आपने देखा। तो ये सारी मशीनरी और फोर्स यूज किया जाएगा, और एक भीड़ रहेगी करोड़ों लोगों की, जिनका दिल जल रहा है कि हमने जो वोट किया उसका रिफ्लेक्शन दिख नहीं रहा। तो ये अगर ऐसा होता है, तो मैं हाइपोथेटिकली ये कह रहा हूं कि इफ ये होता है तो ये इसका चित्र होगा। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो आगे की इन्फिनिटी तक जाने वाली बात है। उसके बारे में हम और आप रैशनली कुछ नहीं बोल सकते। और अगर वही फैसला आता है जो आप और हम सोच रहे हैं, या जो हमने सोचना छोड़ दीजिए, हम क्यों इस तरह से सोचेंगे, लेकिन जो रियलिटी है, जो जमीन से जो खबरें हैं, जो आप जमीन से जो आप देख कर आए हैं, जी, जो ग्राउंड से मैंने तमाम रियलिटीज जो देखी हैं, जो तमाम लोग जो निष्पक्ष होकर बात कर रहे हैं, जो वो बात बता रहे हैं कि कैसे इस बार सरकार नहीं बनने जा रही है। अभी मैंने बीजेपी के एक्स लीडर, वित्त मंत्री रह चुके, विदेश मंत्री रह चुके यशवंत सिन्हा से मैंने बात की। उन्होंने कहा कि वो तो इतने बड़े पदों पर वो रहे हैं, तमाम जगहों से उन्होंने बात की, डेटा इकट्ठा किया, और उनका कहना है कि आप बीजेपी तो छोड़िए, एनडीए की मेजोरिटी नहीं आने जा रही है, क्योंकि जमीन पर जो हवा है वो मोदी के खिलाफ है, वो मोदी के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि अगर कोई अंडर करंट है तो वो अंडर करंट जो है वो मोदी के खिलाफ है। और जो 400 का नारा, 400 पार का जो उन्होंने नारा दिया, वही नारा जो है उनके लिए सबसे ज्यादा घातक साबित हुआ। वैसे ही जैसे 2004 में हम जब थे तो हमने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था, वैसे ही 400 पार का नारा इनके लिए एक तरह से जीत का नहीं बल्कि हार की सौगात इनके लिए लेकर आया है। तो अगर नतीजे वैसे ही आते हैं तो फिर आप क्या देख रहे हैं, फिर मोदी और शाह क्या करेंगे? देखिए, ऐसे नतीजे आएंगे, इस बात से हमसे ज्यादा मोदी और शाह जो सत्ता में है वो जानते हैं। उनको नतीजे हमसे ज्यादा, उनके पास मशीनरी है, पावर है और नजर रखने की क्षमता है।
उनके इजराइल के दोस्त है नेतन्याहू, उनकी 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 उनके ऊपर कृपा है, वहाँ की कंपनियां हैं, उन्होंने पेगासस से लेके और भी साधन दिए हैं उनको ये सब करने के लिए। तो उनको तो जानकारी है ही कि क्या होने जा रहा है, तो उन्होंने उसके ऊपर प्लान बी सोच के रखा होगा। वो मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या प्लान बी सोचा है, लेकिन उन्होंने सोच के रखा। मुझे ये सवाल है कि क्या विपक्ष ने प्लान बी सोचा है? क्या जनता के लिए कोई प्लान बी सोच रहा है? क्या जनता की इच्छा को कुचल दिया जाएगा, उसके ऊपर किसी ने प्लान बी सोचा है? और ये मेरा कंसर्न है, क्योंकि मैं और आप जर्नलिस्ट हैं, हमारी एक हद है, एक लिमिट है। हमने अपना काम पूरी निष्ठा भारत के प्रति और पूरे संविधान और लोकतंत्र के प्रति निष्ठा रखते हुए, हमारे निजी फायदे की और नुकसान के बिना सोचे, यानी नुकसान ही हुआ उस पर उसका सोच वो करके भी हमने आज तारीख तक, यानी आज आखिरी दिन है आखिरी पड़ाव का, तब तक निभाई। इसके बाद अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब विपक्ष है, जनता है, ये लोग सोचेंगे। इसके बाद मैंने तो तय किया है कि 1 तारीख शाम हो जाए तो मोदी मौन व्रत पर जाएंगे और उनकी तरफ से भाषण करना गोदी मीडिया शुरू करेगा। लेकिन मैं अपने संविधान को मानता हूं, मैं इलेक्शन कमीशन को मानता हूं और मैं इस देश के चरित्र को मानता हूं। मैं आज के बाद इस इलेक्शन के बारे में 4 तारीख के बाद ही बात करूंगा, उससे पहले मैं कुछ बात नहीं करूंगा। और मोदी और शाह से अपनी निजी दुश्मनी क्या है, इनके विचार जी। जो है वो घातक है देश के लिए, इसलिए तो हम बोल रहे हैं। ये अगर हमसे प्यार करते, देश से प्यार करते, सृजन करते इस देश में, तो हम उनके पक्ष में बोलते। और ऐसा भी नहीं जो चुन के आएंगे उनके पक्ष में हम बात करेंगे, वो कुछ गलत करेंगे तो उनके खिलाफ भी इसी तरह से बात करेंगे, इसी पैशन से। तो लेकिन मोदी बिल्कुल। अगर सत्ता में आते हैं तो हम जैसी जो आवाज है, जिन्होंने सत्ता के खिलाफ आवाज उठाई उनके खिलाफ नहीं, लेकिन वो मानेंगे, वो विंडिक्टिव है, सत्ता के खिलाफ मानेंगे और वो चाहेंगे कि अब अपोजिशन की वॉइस जो है वो समूल नष्ट करे। और वो बात कर भी चुके हैं, मैं इसको अंदर डालूंगा, उसको ये करूंगा, उसका ये करूंगा, बुलडोजर कराऊं, ये सब हो चुका है। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के हमको इस तरह से एक आशा से ये देखना चाहिए कि लोगों ने इस बार अपनी ताकत दिखाई और हम लोगों ने, हम जैसे बहुत लोग हैं, मैं और आप अकेले, ध्रुव राठी है, मैं नाम बता सकता हूँ, वो कई ट्विटर हैंडल है, ये लोग काम कर रहे हैं और उन्होंने आवाज उठाई, नाम लेकर आवाज उठाई, डर निकाल दिया लोगों के मन का। और लोगों ने जो ताकत दिखाई उससे विपक्ष के मन का भी डर निकल गया। लेकिन इसकी मर्यादा यहाँ तक है, इसके आगे विपक्ष में जो इंटेलेक्चुअल्स है, वकील है और कार्यकर्ता है और लड़ने की क्षमता रखते हैं, वो सारी क्रांतिकारी लोगों की इसके आगे की जिम्मेदारी है। अगर वो जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं तो मोदी, शाह, भाजपा और ये तानाशाही का शासन हमेशा के लिए भारत से नष्ट हो जाएगा और भारत फिर से खुशहाल होगा, गुलिस्तान आबाद होगा और भारत में लोकतंत्र फिर से बहाल होगा। वरना जो जी। होगा वो हम और आप आराम से देख नहीं सकते। बिल्कुल। बहुत गंभीर बातें कह रहे हैं और बहुत बातों पर आप चेता भी रहे हैं और शायद यही चिंताएं उन लोगों की हैं जिन्होंने जो निष्पक्ष होकर जिन्होंने तमाम चीजों को देखा है और जो इस देश से प्यार करते हैं, उन सब की ये चिंताएं हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या कॉर्पोरेट्स के जरिए, कॉर्पोरेट हाउसेस के जरिए क्या कोई अंदर खाने, कोई आपको लगता है खेल करने की कोशिश की जा रही है या की जा सकती है? ऐसे में जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमारे सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ संबंध अच्छे हैं, लोकतंत्र में हमारी दुश्मनी नहीं होती है, संबंध अच्छे ही होने चाहिए, यानी कि ये उन विपक्षी दलों पर दाना डाल रहे हैं जो विपक्षी दल फिलहाल उनके साथ नहीं है, या तो वो ना तो इंडिया के साथ है ना एनडीए के साथ है, या फिर वो इंडिया के साथ हैं, क्योंकि तमाम जो बड़े चेहरे, बड़े दल हैं जो अपने राज्य में अपना उनका पूरा होल्ड है, कमान है, वो तमाम दल इंडिया के साथ हैं और वो उनकी किस तरह से सीटें आने जा रही हैं और कैसे उन्होंने अपने अपने राज्यों में कमान संभाली, वो हम सबके सामने है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये एक दाना डालने की तो कोशिश है ही, वो तो साफ तौर पर दिख रहा है, लेकिन क्या ये खेल कॉर्पोरेट हाउसेस के जरिए करने की कोशिश या एक कॉर्पोरेट हाउस के जरिए करने की कोशिश जिनका नाम आपने लिया, की जा रही है, की जा सकती है? खासतौर पर आप महाराष्ट्र से आते हैं और महाराष्ट्र तो इकोनॉमिक कैपिटल है।
कॉरपोरेट हमेशा प्रोएक्टिव रहे हैं, क्योंकि कॉरपोरेट यानी मैं आप जो बोल रही हो क्रोनीज की बात कर रही हैं, जी जी, ऑलिगार्क की क्रूनी बात कर रही कैपिटल्स। जो जी ऑलिगार्क, हाँ। जी। तो ये लोग कोशिश करेंगे क्योंकि उनकी भी एग्जिस्टेंस का सवाल है। वो पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, ये तो हम देख ही रहे हैं। और कई सरकारें हम्म। टूटी बीच में राज्य की, वो उसमें भी उसी पैसे का हाथ था। तो वो कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि उनके लिए भी ये है कि जैसे चुनाव आयोग के कमिश्नर जानते हैं हमें ट्रायल का सामना करना पड़ेगा, वैसे वो भी जानते हैं, तो वो भी कोशिश करेंगे उनका मुकाबला। लेकिन इस बार ये है कि विपक्ष के साथ किसका मुकाबला नहीं है, हर किसी का मुकाबला इस देश की जनता के साथ है, और वही पेच है उनका। पेच यही है हम्म। कि जनता पैसा भी नहीं लेगी। जनता चाहती है कि पूरी तरह से हमें आजादी मिले, लोकतंत्र मिले। और जहां तक मोदी जी जो कहते हैं इनके साथ अच्छे संबंध है वगैरह, वो कभी सच नहीं बोलते। ही इज अ पैथोलॉजिकल लायर, क्योंकि उन्होंने 2014 में ये कहा था सबका साथ सबका विकास। तो दलितों का क्या हुआ, मुसलमानों का क्या हुआ, ईसाइयों को तो संडे की छुट्टी नहीं देना चाहते वो अब। तो ये सारी जो बातें उनकी हवा में करते हैं। दूसरी बात, 2019 में आए तो बोले अब इसके साथ भी हमारे साथ आएंगे, उनको साथ लेके जाएंगे, हमें नेहरू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नेहरू भी है वो भी हमारे साथ है। बाद में उन्होंने क्या किया ये भी आपने देखा। तो मोदी जो बोलते हैं उससे आप जाना नहीं, उसका उल्टा करने की क्षमता वो पूरी तरह से रखते हैं। जब उनको लगता है कि ये बात बोल के बचाव किया जा सकता है, आ, वो स्नेक एंड ईगल स्टाइल होता है ना मार्शल आर्ट में, वो खेलते हैं। जब जब स्नेक का जरूरत है स्नेक का, जब ईगल का जरूरत है ईगल का, ये उनका खेल है। तो अभी जाहिर सी बात है कि सिर्फ एक चरण का चुनाव बचा हुआ है और बहुत सारी गंभीर बातें हैं जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। क्या हो सकता है, क्या होने जा रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन क्या क्या किया जा रहा है उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। राजू जी, कल हमने देखा कि जिस तरह से कांग्रेस गई थी इलेक्शन कमीशन, और वहां पर उन्होंने कहा कि मोदी जी किस तरह से मौन पर जा रहे हैं, कन्याकुमारी में क्या कुछ करेंगे, वो तमाम टेलीकास्ट जो है वो दिखाया जाएगा 1 तारीख को। मोदी जी मौन पर चले जाएंगे, लेकिन आपने कहा कि जो गोदी मीडिया है, जिसको आप गोदी मीडिया बोल रहे हैं, गुलाम मीडिया, जो भी जिस भी नाम से आप पुकारे, वो मीडिया फिर अपना भाषण वो शुरू कर देगा, अपना भोंपुआ बजाना शुरू कर देगा। लेकिन क्या आपको लग रहा है 1 तारीख को इंडिया गठबंधन की मीटिंग होने जा रही है, उसमें कई अहम बातों को लेकर फैसले किए जा सकते हैं, और ये अहम बहुत मीटिंग मानी जा रही है, तमाम दल इसमें मौजूद रहेंगे और तमाम तरह की क्या सिचुएशन पैदा हो सकती है 4 तारीख को, उस सब के बारे में वो बात करेंगे। उसके साथ साथ कई मीटिंग्स हो चुकी हैं, बेंगलुरु में हुई है और उसके साथ साथ दिल्ली में भी हुई है, जहां सिविल सोसाइटीज के लोग और तमाम जो अवेयर सिटीजन हैं, उसमें जर्नलिस्ट है, तमाम लोग वो ये देख रहे हैं कि क्या किया जा सकता है अगर 4 तारीख को कुछ अप्रत्याशित करने की कोशिश की जाए। क्या आपको लग रहा है कि विपक्ष प्रोएक्टिव होकर तमाम चीजों को वॉच कर रहा है, और अगर कुछ ऐसा अप्रत्याशित होता है तो विपक्ष उसके लिए तैयार है? क्योंकि हमने देखा कि थ्रू आउट विपक्ष अग्रेसिव रहा, लेकिन शायद आप उससे खुश नहीं है उस तरह से कि जो इलेक्शन कमीशन को लेकर जिस तरह से उसको प्रोएक्टिव होना चाहिए था, जो तमाम चीजें करनी चाहिए थी, शायद उसमें उसकी चूक रही। कैसे देख रहे हैं आप विपक्ष के फिलहाल रोल को? क्योंकि वो खुश है, उसको लग रहा है कि वो 300 पार करने जा रहा है, ये इस तरह की बातें लगातार कही जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि 150 भी बीजेपी पार नहीं करेगी, साउथ में साफ और नॉर्थ में हाफ, ये नारे दिए जा रहे हैं। इन सबको भी आप कैसे देख रहे हैं? तो राहुल जी चुप गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि 139 मेरा फिगर है बीजेपी को मिलेगी अगर ऑर्गेनिक तरीके से और लेवल प्लेइंग फील्ड पे हो जाए तो। 139 बीजेपी की सीट्स मैं अभी बता देता। तो इतिहास में कभी ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा होने के बाद आप फिर एक बार उसको पीछे जाके एक कमीशन अपॉइंट करके देखेंगे तो इतनी ही मिली होगी, यहाँ वहां 5 पकड़ लीजिए। अब बात यह है कि जो भी है इसमें 2 चीजें हैं, 2 प्लेयर्स हैं। एक तो आपने कहा जो क्रोनीज हैं, उनके पैसे और उनकी ताकत, उनकी कॉन्टैक्ट्स, और दूसरे मोदी जी के विदेशी मित्र, मेनली नेतन्याहू साहब। तो वो मित्र जो हैं वो भी, और हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार इजराइल की अहमियत इतनी बढ़ चुकी है, और वो इजरायली लोग और इजराइल देश से भारत की मित्रता के संबंध है।
लेकिन स्पेसिफिकली जो अब रूलर हैं वो आपस में दोस्त होते हैं और दोनों तानाशाही प्रवृत्ति के होते हैं, तो वो देश के लोगों की दोस्ती कुछ काम नहीं आती। वो अलग तरीके, क्योंकि वहां पर भी नेतन्याहू साहब के खिलाफ कितने बड़े आंदोलन हो रहे हैं, करोड़ों की संख्या में जनता रास्ते पे उतर रही है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो मोदी के साथ है, और इसी बल पर मोदी को आत्मविश्वास है कि हम ना खाता ना वही, जो हम कहे वही सही। तो और वो मौन में जाएंगे तो 2 दिन जो गोदी मीडिया की नौटंकी चलेगी, और उसके बाद एग्जिट पोल के दिन 1 तारीख को एग्जिट पोल आ जाएगा। एग्जिट पोल के लिए उनके जो तोते हैं वो शाम को जो सीट्स देना शुरू करेंगे बीजेपी को और एनडीए को, वो देख के ब्रेन वॉश करेंगे लोगों की देश की जनता को, कि लोग सोचेंगे कि हमने वोट दिया था लेकिन हो सकता है दूसरे ने नहीं दिया होगा, और वो स्प्लिट करेंगे माइंड को, वो सोशल सिजोफ्रेनिया क्रिएट करेंगे और जीतने के सपने देखेंगे, और ये जीतने की संभावना है। अब विपक्ष ने बहुत ही बहादुरी से ये लड़ाई लड़ी, लेकिन इलेक्शन कमीशन, मोदी, शाह और उनके विदेशी मित्र, इनके खिलाफ आगे की लड़ाई जो विपक्ष कैसे लड़ता है, ये सबसे अहम है। उसी के ऊपर निर्भर है हम और आप और जनता की लोकतंत्र और इस देश की बुनियादी ढांचा और सारा जो संविधान है पूरा, उसके प्रति जो निष्ठा है उसे सार्थक कैसे बनाया जा सकता है। मुझे इस बात की चिंता भी है। मैं आज के बाद 4 तारीख को सिर्फ देखना शुरू कर, 4 तारीख के लिए मेरे मन में उतना ही उत्साह और उतनी ही निराशा है जितनी किसी भी आम भारतीय के मन में। बिल्कुल, आपने उत्साह और निराशा दोनों वर्ड का आपने इस्तेमाल किया है। बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि एक ट्रिकी सिचुएशन आपने यहाँ पर पैदा की कि उत्साह भी है लेकिन निराशा भी, और जाहिर सी बात है कि इसी तरह का पशुपेश जो है वो लोगों के जहन में है। एक आखिरी सवाल आपसे मेरा कि जो एक आडंबर जो पूरा क्रिएट किया गया, एक जो पूरी की पूरी एक तस्वीर, एक कह सकते हैं कि अब तो वो कहते हैं कि वो बायोलॉजिकली पैदा नहीं है, कोई विष्णु का अवतार उनको कहता है, कोई कहता है कि भगवान खुद उनके मुरीद हैं, इस तरह की तमाम बातें कही जाती रही हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि वो आम लोगों मतलब इंसानों के ही नहीं, वो तो देवताओं के भी नेता हैं। इस तरह की तमाम बातें कही जाती रही। वो एक तस्वीर क्रिएट की गई कि वो अजय हैं, उनको हराया नहीं जा सकता, मोदी के सामने कोई नहीं टिक पाएगा, इफ नॉट मोदी देन नोबडी। ये तमाम तरह की तस्वीरें क्रिएट की गई। क्या आपको लगता है वो सब कुछ भरभरा कर गिर गई हैं और वो जनता के मन से वो डर खत्म हो गया है? और क्या अब जनता के मन में भी ये बात आ गई है कि अगर मोदी को हराया जा सकता है, मोदी हार रहे हैं, और अगर मोदी नहीं तो फिर बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको प्रधानमंत्री बनते हुए हम देख सकते हैं और वो बन सकते हैं? मोदी का तिलिस्म कभी का टूट चुका है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं, और मैं ये मैथमेटिकली प्रूवन बात बता रहा हूं। बात यह है कि नैरेटिव क्रिएट करना, प्रोपागंडा क्रिएट करना, ये जिनके पास सारे संसाधन है, मीडिया है, इलेक्शन कमीशन खुद है, मिलिट्री के जनरल को 1 साल 1 महीना एक्सटेंशन दे सकते हैं आप, तो वो कर सकता है, लेकिन उनका तिलिस्म पूरी तरह से टूट चुका है। और जहां तक उनकी बयानबाजी है उस पर मैं आपको सावधान करना चाहता हूं और देश को सचेत करना चाहता हूं। उनकी जो मैं भगवान हूं वाली बात है वो उन्होंने अपने कल्ट के लिए कही, कहीं कल्ट बिखर ना जाए। कल्ट के नेता को हमेशा ये दिखाना पड़ता है कि मैं भगवान हूं, तो कल्ट भागने की कोशिश में हो और अपने भागने की फिराक में हो तो लगेगा नहीं अपने भगवान को छोड़ के कैसे जाए, ताकि वो इंटैक्ट रहेगा, इसलिए वो। लेकिन बाकी गांधी जी से लेकर मंगलसूत्र, मटन, ये वो सब जो एम किया उन्होंने, वो सारी चीजें उन्होंने आपको गुमराह करने के लिए की है। ये बातों में आप उलझे रहे, मतदाता, विपक्ष और सारे लोग उलझे रहे, और पिछले दरवाजे से अडानी अंबानी के हाथी जो है वो निकाल दिए जाए। मैं जो शुरू में नोटिफिकेशन कहा, एक्सटेंशंस, नए ऑफिसर के अपॉइंटमेंट, उस पर चर्चा ज्यादा ना हो पाए, ये सारा काम वो कर रहे हैं, जबकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वो वायलेशन है। ना उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कुछ कहा, ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उस पर सुओ मोटो लिया।
ये भी इतिहास में दर्ज होगा और भारतीय लोकतंत्र के लिए ये सबसे काला पन्ना है। जी, क्या कुछ ऐसे दल भी आप देख रहे हैं जो इंडिया में शामिल हैं या इंडिया और एनडीए में शामिल नहीं है, जो कोई कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं? कुछ आपके डाउट्स हैं? क्या क्या मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। मैं कह रही हूँ आपको कुछ ऐसे दल आपको क्या लगते हैं जो जो इंडिया में शामिल हैं या फिर जो एनडीए में भी नहीं है, इंडिया में भी नहीं है, जो अभी एक तरह से इंडिपेंडेंटली जो जो लड़े, क्या आपको लगता है उनमें से कुछ कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं अगर नंबर गेम की जरूरत पड़ती है? कुछ आपके डाउट्स हैं? मोदी और शाह का डाउनफॉल अगर थोड़ा भी दिखा तो एनडीए के बहुत सारे दल इंडिया में शामिल हो जाए, क्योंकि ओके। उनके लिए भी रोज का ईडी सीबीआई आईटी का सामना करना और जवाब देना, कनपट्टी पे बंदूक रख के दोस्ती निभाना, ये सब बोर हो चुके हैं, ऊब चुके हैं। हम्म। ऐसी स्थिति हम्म। भारत में कभी नहीं थी, तो वो आ जाएंगे। हम्म। लेकिन एक और स्थिति है, मैं आपको बताता हूँ। जब इंडिया अलायंस में जो पार्टीज है 2-3, उनके बारे में बताता हूँ। अगर बीजेपी सत्ता में आती है और कोई अन्य नेता, यानी उनके पसंद का नेता अगर उसका नेतृत्व करता है, प्रधानमंत्री बनता है, तो हो सकता है इंडिया अलायंस के भी 1-2 पार्टियां हैं जो उसको सपोर्ट करेगी। तो ये वन साइडेड नहीं है, ये टू साइडेड है, हम्म। लेकिन उसमें कहीं भी मोदी और शाह का स्थान नहीं, दोनों स्थिति। बिल्कुल। तो यहाँ पर कंडीशन पूरी तरीके से साफ है कि मोदी शाह के रहते इंडिया गठबंधन के दल तो किसी भी कीमत पर साथ नहीं जाने जा रहे हैं, क्योंकि ये पता है कि उन्होंने क्या किया है उन पार्टीज के साथ, उन नेताओं के साथ, कैसे उनकी सियासत खत्म करने की पूरी कोशिश की गई, उनके सिंबल्स छीने गए, उनकी पार्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, नेताओं को तोड़ लिया गया, सरकारों को गिराया गया, वो सब कुछ किया गया जो एक स्वस्थ लोकतंत्र या राजनीति में नहीं होना चाहिए। शायद वो इस पर यकीन ही नहीं करते हैं, लेकिन ये जरूर है जो मजबूरी के तहत, जो डरा कर, जिनकी फाइलें ना खुल जाएं, ये सब कुछ करके जो एनडीए में शामिल हैं, वो बिल्कुल सहजता के साथ इंडिया की तरफ जा सकते हैं। इसकी पूरी गुंजाइश है। और वो दल भी जो ना इंडिया में है ना एनडीए में है, जो जिन्होंने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है या मन बना लिया है, पत्ते नहीं खोले हैं, वो भी अगर उनको चॉइस दी जाए तो वो इंडिया में ही जाना चाहेंगे, क्योंकि सबने देखा है कि ना सिर्फ जो दल उनके साथ हैं, बल्कि जो बीजेपी में नेता खुद शामिल हैं, जो बीजेपी के बड़े स्टॉलवर्ड्स जो नेता हैं, उनके साथ भी क्या किया गया है, उनकी सियासत को भी कैसे खत्म किया गया है, उनको भी सिर्फ राजनीतिक कठपुतली बनाकर छोड़ दिया गया है जी हुजूरी के लिए, वो सब भी सबके सामने है। तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अगर आपको ये लग रहा है कि 1 तारीख को जब 7वें चरण का चुनाव हो जाएगा और उसके बाद जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे तब खेल खत्म हो जाएगा, तो मैं आपको ये बता दूं, ये चेतावनी की तरह या फिर ऐसे ही आप मेरी एक बात अपने पास रख लीजिए कि असली खेल जो है वो 4 तारीख के बाद ही शुरू होना है। ये आप देखिएगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी, आपने अपना वक्त दिया और बहुत बेबाकी से और बहुत सी ऐसी बातें कही जिसको लोग शायद सहजता से नहीं कह पाते हैं, और बहुत सारे आपने वो सच हैं जो लोगों के सामने रखे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।